और अब आगे बढ़ते हुए एक बड़ी खबर आपको बुलेटिन में बता दें। आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू को 14 दिन की रिमांड के बाद अब सियासी तापमान काफी बढ़ गया है। टीडीपी ने आंध्र प्रदेश में बंद का आह्वान किया। चंद्रबाबू नायडू की गिरफ्तारी के विरोध में आज जगह जगह बंद किया गया है आंध्र प्रदेश में। तो आंध्र प्रदेश में बंद का ऐलान किया है तेलुगु देशम पार्टी ने। आपको बता दें कि 9 सितंबर को सीबीआई ने भ्रष्टाचार के मामले में गिरफ्तार किया था और विजयवाड़ा कोर्ट ने उनको 14 दिन के लिए जेल भेजा है। और इस पूरे घटनाक्रम के बाद अब तेलुगु देशम पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उनमें आक्रोश देखने को मिल रहा है। बड़ी संख्या में सुरक्षा बलों की तैनाती भी की गई है, क्योंकि जो उग्र प्रदर्शन है, जो उग्रता है, जो गुस्सा है, वो देखने को कई जगहों पर मिली है। विजयवाड़ा की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। तेलुगु देशम पार्टी के अध्यक्ष और आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू को शनिवार सुबह गिरफ्तार कर लिया गया था। सीआईडी ने कथित स्किल डेवलपमेंट घोटाले के आरोप में उनकी गिरफ्तारी की और कोर्ट में पेश किया, जिसके बाद उन्हें कोर्ट ने 14 दिन की रिमांड पर भेज दिया है। बिल्कुल, और जिस तरह से अब जगह जगह बंद का आह्वान किया गया, कई जगहों पर हिंसक भी हुआ है प्रदर्शन। तस्वीरें चित्तूर की हैं, जहां पर हिंसक प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। कहीं टायर जलाए गए हैं, कहीं बसों में तोड़फोड़ की गई है। आगजनी के साथ साथ पत्थरबाजी की भी घटनाएं कई जगहों पर देखने को मिली है। और एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं लगातार। चंद्रबाबू नायडू की गिरफ्तारी के बाद किस तरह से अब जो रोष है वो उनके कार्यकर्ताओं में, समर्थकों में साफ देखा जा रहा है। बिल्कुल, और हमारे साथ हमारे सहयोगी आशीष जुड़ गए। आशीष, जिस तरीके से चंद्रबाबू नायडू को जेल भेजा गया है और टीडीपी के कार्यकर्ता जिस तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं, सियासत पूरी तरीके से गर्म हो गई है। जी, जाहिर तौर पर चुनाव राज्य में करीब 9 महीने बाद होने हैं। लोकसभा चुनाव के साथ आंध्र प्रदेश में विधानसभा चुनाव होंगे और उससे पहले पूर्व मुख्यमंत्री टीडीपी के मुखिया चंद्रबाबू नायडू की गिरफ्तारी और जिस तरीके से गिरफ्तारी के बाद उनको करीब 300 किलोमीटर तक उनको गाड़ी में लेकर आया गया विजयवाड़ा में उनको बिल्कुल 24 घंटे की हिरासत तय सीमा खत्म होने से ठीक थोड़ी मिनटों पहले उनको कोर्ट में पेश किया गया। पूरी रात उनको जगाए रखा गया और उसके बाद कोर्ट में पेशी के बाद उनको कोर्ट ने 22 सितंबर तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। उसके बाद तेलुगु देशम पार्टी ने आज राज्य भर में बंद का आह्वान किया है। जनसेना जो एनडीए की पार्टनर है पवन कल्याण की पार्टी, उसने भी इस बंद का समर्थन किया है। बंद का आंशिक असर देखा जा रहा है राज्य में, खासतौर पे अगर हम चित्तूर जिले की बात करें, चंद्रबाबू नायडू चित्तूर से आते हैं, वहां पर समर्थकों ने आंध्र प्रदेश राज्य ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन की बसेस को नुकसान पहुंचाया। उसके अलावा सड़कों को बंद किया, वहां पर टायर जलाए गए। अनंतपुर जिला जो है कर्नाटक की सीमा से लगा हुआ, वहां पर टीडीपी के समर्थकों ने बड़े भारी तादाद में हैदराबाद और बैंगलोर के बीच का जो हाईवे है उसको जाम किया, उससे प्रदर्शन किया। उसके अलावा विशाखापट्टनम, गोदावरी, ईस्ट गोदावरी, कई सारे जिलों में लगातार टीडीपी के समर्थक और उनके नेता प्रदर्शन कर रहे हैं। आशीष, और हम तस्वीरें भी अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि किस तरह से जगह जगह ये प्रदर्शन चंद्रबाबू नायडू के अरेस्ट होने के बाद किया जा रहा है। कई जगहों पे ये प्रदर्शन हिंसक भी हुआ। श्रीकाकुलम की तस्वीरें हैं, विजयवाड़ा में आप देखिए कैसे पुलिस बलों को तैनात किया गया। चित्तूर में हमने देखा कि कई जगहों पर आगजनी भी की गई और वेस्ट गोदावरी की भी तस्वीरें आपके सामने, किस तरह से बड़ी संख्या में समर्थक सड़कों पर उतरकर बंद कर रहे हैं और उसका आह्वान पहले से इसकी तरफ से किया गया था। तस्वीरें इस वक्त आपके सामने। सीधे अब रुक कर लेते हैं। अभिषेक उपाध्याय, पॉलिटिकल एडिटर, हमारे साथ इस वक्त न्यूज रूम से जुड़ गए हैं। अभिषेक, इसका असर अब आगे क्या होगा, क्योंकि सीधे सीधे ये कहा जा रहा है कि ये सब कुछ राजनीति से प्रेरित है और जबरदस्ती परेशान किया जा रहा है और कुछ वहां पर जो क्षेत्रीय छोटे छोटे दल हैं उनका भी समर्थन मिल रहा है इसमें। बिल्कुल शिरीन, देखिए ये बहुत ही दिलचस्प हो चुका है और दिलचस्प इसलिए हो चुका है कि आप टाइमिंग देखिए, 2024 में वहां पर चुनाव है और लोकसभा के साथ ही चुनाव है और उसके पहले ये गिरफ्तारी का होना। और बड़ी बात यह है कि इस पर जो पॉलिटिकल रिएक्शन आ रहा है उस पर अगर आप ध्यान दीजिए तो आपको पूरी तस्वीर क्लियर हो जाएगी। बीजेपी की ओर से जो डी पुरंदेश्वरी जो वहां की मुखिया हैं, उन्होंने इस गिरफ्तारी का विरोध तो किया है, लेकिन बीजेपी ने अपने आप को इस बंद के प्रदर्शन से दूर रखा है। वहीं पर जो बीजेपी की सहयोगी है जनसेना पार्टी, जिसका भी आशीष जिक्र कर रहे थे, उसने चंद्रबाबू नायडू को पूरा समर्थन दिया है, वो इस बंद के साथ में हैं। तो ये जो सिचुएशन है, वहां की राजनीतिक उथल पुथल है, वो अभी वहां पर खुल करके दिखाई दे रही है।
बहुत ही फूंक के राजनीतिक पार्टियां कदम रख रही हैं। कांग्रेस की ओर से भी ये कहा जा रहा है कि अभी हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, क्योंकि देखिए वहां लड़ाई जो है वो जगन मोहन रेड्डी की पार्टी और टीडीपी, ये जो लड़ाई है तेलुगु देशम और उनके बीच में, ये समझ लीजिए कि नंबर 1 नंबर 2 की लड़ाई है। इसमें अपना किरदार प्ले करना है बीजेपी को, कांग्रेस को, जनसेना पार्टी जो पवन कल्याण की पार्टी, उसने अपना स्टैंड ले लिया है, लेकिन बीजेपी अभी भी वेट एंड वॉच कर रही है। और उसकी वजह यह है कि जगन मोहन रेड्डी की पार्टी की बीजेपी के साथ में जो अंडरस्टैंडिंग है वो हमको दिखाई पड़ जाती है। संसद में जब भी कोई ऐसा बिल होता है वहां जगन मोहन रेड्डी का समर्थन मिलता रहा है, तो बीजेपी उसको देखते हुए बहुत ही सतर्कतापूर्वक कदम आगे बढ़ा रही है। लेकिन इतना तय है कि इसने वहां की राजनीति को गरमा दिया है, राजनीति को गरमा दिया है। और देखने वाली बात होगी कि अब किस तरीके की स्थितियां आगे बनती हैं। बहुत धन्यवाद अभिषेक आपको हमारे साथ जुड़ने के लिए। 2024 से पहले कर्नाटक की सियासत बदल रही है। दक्षिण में बीजेपी को पूर्व पीएम एचडी देवेगौड़ा का साथ मिल गया है। 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए जेडीएस और बीजेपी के बीच सहमति बन गई है। बेंगलुरु में देवेगौड़ा ने कहा कि हमने मोदी जी से संपर्क किया, बीजेपी के नेताओं ने बातचीत की इच्छा जताई है। और यह भी कहा है कि अब छिपाने जैसा कुछ नहीं है, यानी कि जेडीएस सुप्रीमो और पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा ने इस बात पर मुहर लगा दी है कि आने वाले लोकसभा चुनावों में बीजेपी और जेडीएस साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। देवेगौड़ा ने कहा है कि उन्होंने यह फैसला उनकी प्रादेशिक पार्टी के अस्तित्व को बचाने के लिए किया है। अपने भाषण में पूर्व पीएम ने कांग्रेस और इंडिया अलायंस को भी आड़े हाथों लिया, उस पर भी प्रहार किया और कहा कि वो इतने बड़े सेक्युलर नेता हैं, बावजूद इसके कांग्रेस और इंडिया अलायंस के दूसरे नेताओं ने इस गठबंधन का हिस्सा बनने के लिए उनसे संपर्क तक नहीं किया है। तो बीजेपी जेडीएस साथ मिलकर लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। बड़ी ये एक तरीके से कैसे बड़ा खेल जो है वो हो सकता है, कैसे ये बदल सकता है सारे समीकरणों को, आप इसे समझिए क्योंकि पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा इस पर मुहर तो लगा ही रहे हैं, साथ ही वो इंडिया अलायंस पर भी हमला कर रहे हैं। ಮೋದಿ ಅವರ ಹತ್ರ ಸಂಪರ್ಕ ನಾನು ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿಯ ಮುಖಂಡರು ಅವರಾಗೇನೆ ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇಚ್ಛೆ ಪಟ್ಟಾಗ ನಾನು ಮಾತಾಡಿದ್ದು ಸತ್ಯ. ಆದರೆ ಯಾವ ಸೀಟು ನನಗೆ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಕೇಳಿಲ್ಲ. ಸತ್ಯ ಹೇಳಬೇಕು, ಮಾಧ್ಯಮದ ಸ್ನೇಹಿತರಿಲ್ಲ, ಯಾವ ಸೀಟನ್ನು ಕೇಳಿ ದೇವೇಗೌಡರು ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಮಾತನಾಡೋದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. तो एचडी देवेगौड़ा को आपने सुना, उन्होंने कहा कि इच्छा जताई थी, हमने बात भी की है, इसमें कुछ भी छिपा हुआ नहीं है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ दो सहयोगी जुड़ गए। आशीष कुमार सिंह, एडिटर फॉरेन अफेयर्स, हमारे साथ जुड़ गए और नीरज पांडे दिल्ली से हमें जानकारी देंगे। लेकिन सबसे पहले आशीष, आपके पास आते हुए, ये जो नया समीकरण है ये कैसे दिशा और दशा बदलेगा 2024 की? देखिए, बहुत साइजेबल सपोर्ट है जेडीएस का कर्नाटक में और निश्चित तौर पर इसको एक पॉलिटिकल कू आप कह सकती हैं कि बीजेपी ने जेडीएस को अपने साथ 2024 में आने के लिए राजी कर लिया, जिसका खुलासा खुद पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा ने किया है। और निश्चित तौर पर ये एक चोट है ऑपोजिशन अलायंस के लिए, क्योंकि पिछली दफ़ा अगर आपको याद हो तो कांग्रेस ने बाकायदा जेडीएस, मुझे याद है कि तब संगठन महासचिव कांग्रेस के होते थे अशोक गहलोत, और उन्होंने समय रहते ही इस बात का ऐलान कर दिया था कि हम जेडीएस के साथ मिलकर सरकार बनाएंगे। जेडीएस का मुख्यमंत्री और कुमारस्वामी मुख्यमंत्री बने थे। और उसके बाद लेकिन इस बार क्योंकि ब्रूट मेजॉरिटी मिल गई जेडीएस के साथ, इस बार भी मैं बता दूं आपको कांग्रेस और जेडीएस के बीच में अलायंस की संभावना थी, उसको एक्सप्लोर किया जा रहा था। इसी से आप समझ लें कि कांग्रेस चाहती थी किसी तरह से कॉन्टैक्ट बना के पॉलिटिकली रखा जाए जेडीएस से। इस बीच ये सेंधमारी बीजेपी ने कर दी है। मुझे लगता है निश्चित तौर पर कर्नाटका के पर्सपेक्टिव से एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल मूवमेंट है और एक पॉलिटिकल कू है जो बीजेपी ने हासिल कर लिया। बिल्कुल नीरज, जिस तरीके से ये पॉलिटिकल कू की बात आशीष जी कर रहे हैं, लेकिन जो प्रदर्शन बीजेपी का 2019 में रहा लोकसभा चुनाव में और विधानसभा में जिस तरीके से झटका लगा, ये जो साथ है ये क्या फिर से कोई चमत्कार करेगा कर्नाटक में? ऐसी उम्मीद की जा सकती है। निश्चित रूप में वोटों का जो समीकरण अगर आप देखें तो उसके हिसाब से तो फिर से एक बार इतिहास रचा जा सकता है, क्योंकि देखिए भारतीय जनता पार्टी अभी वहाँ पे अधिकतम 25 सीटों पर कायम है, 25 सांसद है उसके, लेकिन एक सीट कम पर यानी 24 पर ही उसने लड़ने का फैसला किया। 5 सीटें उसने जेडीएस को दे दी, और वो क्यों दे दी इसको समझना बहुत जरूरी है। देखिए अगर आप बेंगलुरु से बात करें, बेंगलुरु से मैसूर के बीच में करीब 4 ऐसे जिले हैं, मांड्या, रामनगरा, कोलार, और ये ऐसी बेल्ट है जहाँ पर करीब करीब आप समझिए
कि वोकालिंगा और गौड़ा समाज का जो वोट है वो बड़ी तादाद में है, बड़ी संख्या में, हर सीट में वो डिसाइसिव है। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी को लगा कि जेडीएस को साथ में लाकर गौड़ा और वोकालिंगा को भारतीय जनता पार्टी के साथ साधा जा सकता है, क्योंकि एचडी देवगौड़ा और एचडी कुमारस्वामी की जो पकड़ है वो वोकालिंगा और गौड़ा वोट पे बहुत जबरदस्त है। और जाहिर है दक्षिण में ये खेल बदलने की कोशिश की जा रही है, इसका असर किस तरीके से होगा, रिजल्ट्स क्या होंगे, ये तो वक्त ही बताएगा। बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इस बीच एक अहम खबर वाराणसी से है। मॉरिशस के प्रधानमंत्री वाराणसी के दौरे पर पहुंच गए हैं। काशी में मॉरिशस के पीएम प्रविंद जुगनाथ का शानदार स्वागत किया गया है। तस्वीरें देखिए, हम आपको दिखा रहे हैं। वाराणसी की दो तस्वीरें आपके सामने हैं। एक तरफ मॉरिशस के प्रधानमंत्री का काफिला और दूसरी तरफ जो लोक कलाएं हैं उत्तर प्रदेश की, उनके साथ प्रधानमंत्री का भव्य स्वागत किया गया है। मॉरिशस के प्रधानमंत्री काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन पूजन करेंगे। दशाश्वमेध घाट पर होने वाली गंगा आरती भी देखेंगे। तो वाराणसी में मॉरिशस के प्रधानमंत्री पहुंचे हैं और किस तरीके से भव्य स्वागत उनका चल रहा है वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बिल्कुल, काशी में मॉरिशस के पीएम, और जब वो पहुंचे तो कैसा उनका शानदार स्वागत किया गया है प्रविंद जुगनाथ का। तस्वीरें आपके सामने, लोक कलाकारों ने कैसे नृत्य कर उनका स्वागत किया। यहां पर वाराणसी की ये तस्वीरें। और अब आपको लखनऊ से बड़ी खबर बता दें। देखिए, लगातार बारिश की वजह से हालात बिगड़ते जा रहे हैं। लखनऊ के वीआईपी इलाकों में बारिश का पानी भर गया है। पूर्व मंत्री मोती सिंह के घर में भी पानी घुस गया है। तो लखनऊ के विरामखंड 5 में है मोती सिंह का आवास, और हालात जिस तरीके से बिगड़े, कुछ ही घंटों की बारिश के बाद जो राजधानी है उत्तर प्रदेश की लखनऊ, वहां पर जल भराव हो गया है। पूर्व मंत्री के घर में पानी घुस गया। तो लखनऊ के विरामखंड 5 में पानी भर गया है और किस तरह से लखनऊ में लगातार बारिश हो रही है। बारिश के बाद बिगड़ते हुए हालात, वीआईपी इलाकों में भी पानी भर गया है। तस्वीरें आपके सामने हैं, लगातार हो रही बारिश और उसके बाद जल भराव। इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करते हैं। राजस्थान चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। ज्योति मिर्धा ने बीजेपी ज्वाइन कर ली है। नागौर से कांग्रेस सांसद रह चुकी हैं ज्योति, और उन्होंने कांग्रेस को झटका देते हुए बीजेपी का दामन थाम लिया है। तो ज्योति मिर्धा जो बीजेपी में शामिल हो गई हैं, कांग्रेस का हाथ छोड़कर बीजेपी का साथ थामा है। नागौर से कांग्रेस की सांसद ज्योति मिर्धा। और भाई आपको सीधे लिए चलते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनते हैं। इसी कॉरिडोर से केवल दोनों देशों ही आपस में नहीं जोड़ेगा, परंतु एशिया, पश्चिम एशिया और यूरोप के बीच आर्थिक सहयोग, ऊर्जा के विकास और डिजिटल कनेक्टिविटी को बल देगा। योर रॉयल हाइनेस, आपके नेतृत्व में और आपके विजन 2030 के माध्यम से सऊदी अरब जिस तेजी से आर्थिक और सामाजिक प्रगति कर रहा है, उसके लिए मैं हृदय से आपका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। सऊदी अरब में रहने वाली भारतीयों के हितों की सुरक्षा और उनके कल्याण के लिए आपकी प्रतिबद्धता के लिए हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। भारत और सऊदी अरब की मित्रता क्षेत्रीय और वैश्विक स्थिरता, समृद्धि और मानव कल्याण के लिए महत्वपूर्ण है। मैं एक बार फिर हिज रॉयल हाइनेस और आप सभी का G20 समिट की सफलता में योगदान देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। मैं अब आपको अपने ओपनिंग रिमार्क्स के लिए आमंत्रित करता हूं। شكرا فخامة الرئيس على الترحيب الحار لي والوفد السعودي في الهند. الهند بلد صديق، علاقات تاريخية وطويلة جدا بين العرب والهند وبين الدولة السعودية والهند. Between Saudi Arabia also and India, beneficial relations for both countries. There was no disagreement at all during the history of this relationship, but there is cooperation to build the future of our country and create opportunities. Today we're working on the future opportunities. There is a huge agenda to be working with. We are working through this council to achieve these accomplishments, and these are promising, and I congratulate you on the
management of the G20 summit and the initiatives achieved, including the economic corridor linking the Middle East, India and Europe, which require that we work diligently in order to create it into a reality. The Indians in Saudi Arabia had a large part in the economic growth of Saudi Arabia. Today they are 7% of the population of Saudi Arabia, and we consider them to be a part of Saudi Arabia. We watch and take care of them like we take care of our own citizens. We hope that this council will meet the aspirations. तो देखिए, बायलैटरल मीटिंग और सऊदी अरब और भारत की दोस्ती कैसे और आगे मजबूत होगी, उसको लेकर इसमें बातचीत हुई है और क्या कुछ हमारे पास जानकारी इससे जुड़ी हुई है, इस मीटिंग से जुड़ी हुई, इसके लिए सीधे रुख कर लेते हैं। हमारे सहयोगी आशीष हमारे साथ जुड़ गए। आशीष, और क्या अपडेट है इस पर? देखिए, प्रधानमंत्री ने तो खुद ही कह दिया है कि सऊदी अरब और भारत के रिश्ते कितने अहम हैं, और अभी आप सुन रही थी कि सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस भारत को G20 की अध्यक्षता के लिए धन्यवाद दे रहे थे, प्रेज कर रहे थे, और साथ में उन्होंने एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कही जो प्रधानमंत्री ने भी जिस बारे में कहा कि जो पार्टनरशिप स्ट्रैटेजिक काउंसिल बनाया है भारत और सऊदी अरब ने मिलकर के, उसके तहत देखिए इन्वेस्टमेंट और ट्रेड और इन सारे मामलों में भारत और सऊदी अरब के रिश्ते आगे बढ़ने, उसकी जो फर्स्ट मीटिंग हुई है उसकी मिनट्स के आज औपचारिक तौर पर साइनिंग सेरेमनी दोनों देशों के बीच में हो रही है, दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्ष के बीच में। तो ये रिश्ता बड़ा मजबूत है, मिडिल ईस्ट का इतना पावरफुल नेशन है। और अभी आप देखें कि सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस उस हाईली इम्पॉर्टेंट, जो कि बहुत महत्वपूर्ण, परसों शाम को जो बाइडेन, सऊदी क्राउन प्रिंस और प्राइम मिनिस्टर ने एक साथ बैठ करके ऐलान किया था, जिस शिपिंग एंड रेल इंटरनेशनल कॉरिडोर की वो बात कर रहे थे, वो बेहद महत्वाकांक्षी कॉरिडोर इन देशों ने मिलकर के भारत, मिडिल ईस्ट से लेकर के यूरोप तक का बनाने का जो की शुरुआत की है, इसकी घोषणा की है। ये एक बड़ा फार फेचिंग प्रोजेक्ट रहने वाला है। तो इन सभी मामलों को लेकर के दोनों ही नेताओं ने अपनी तरफ से इस बैठक के बाद गर्मजोशी का इजहार किया है, और ये दिखाता है कि भारत और सऊदी अरब के रिश्ते कितने गहरे रहे हैं। इससे पहले 2019 में जहाँ तक मुझे याद है कि सऊदी क्राउन प्रिंस ने भारत का दौरा किया था, और अभी हाल में जून के महीने में दोनों के बीच में टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन भी हुई थी जब चाइना ने सऊदी अरब और ईरान के बीच में समझौता करा दिया था। तो निश्चित तौर पर चाइना को भी इस क्षेत्र में काउंटर बैलेंस करने के लिए भारत और सऊदी अरब के ये संबंध बहुत महत्वपूर्ण है। मैं पहले भी कह रहा था शिरीन आपसे कि सिर्फ भारत और अमेरिका की स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप वैल्यूड नहीं है, भारत और सऊदी अरेबिया की जो ये स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप है, जिसको अब की एक काउंसिल का रूप दिया गया है, वो भी बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। लिहाजा इन दोनों की आज जो द्विपक्षीय मुलाकात हुई, ये स्टेट विजिट पर हैं, G20 में शामिल हुए और उसके बाद ये स्टेट विजिट कंटिन्यू किया उन्होंने। आज शाम को हालांकि वो वापस चले जाएंगे, लेकिन हर लिहाज से डिप्लोमेटिकली अगर हम कहें तो भारत और सऊदी अरेबिया के और करीब आने को देखते हुए ये मुलाकात काफी अहम है। बिल्कुल, ये मुलाकात काफी अहम है। बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। बिल्कुल, आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं लखनऊ में जिस तरह से बारिश के बाद बिगड़े हुए हालात दिखाई दे रहे हैं। वीआईपी इलाके भी इस बारिश से नहीं बचे हैं। बारिश का पानी वहां पर भर गया जगह जगह। पूर्व मंत्री मोती सिंह के घर में भी पानी घुस गया है। तो लखनऊ के विराम खंड 5 में मोती सिंह का आवास है और ये तस्वीर बताती है कि जिस तरीके से जल भरा हुआ है उसने तमाम दावों की पोल खोल दी है। जो मानसून की बारिश से पहले दावे होते हैं बड़े बड़े कि नालों की सफाई हो गई है, ड्रेनेज सिस्टम दुरुस्त है, आप देखिए वो दावे इन्हीं पानी के सैलाब में गोते लगा रहे हैं। और अब हालत ये है कि स्कूलों की छुट्टी करनी पड़ गई है और तमाम जो महत्वपूर्ण इलाके हैं उनकी बात करें, स्कूलों की बात करें या बहुत बड़ी संख्या में रिहायशी इलाकों की बात करें, वहां पर पानी कुछ इसी तरीके से भर चुका है और जिंदगी पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश की राजधानी में बेबस नजर आ रही है। तो जल कर्फ्यू जैसे हालात दिखाई दे रहे हैं। पूर्व मंत्री मोती सिंह के घर में भी पानी घुस गया है। वीआईपी इलाके भी पानी से बच नहीं पाए हैं। भारी बारिश और उसके बाद जगह जगह जो जल जमाव दिखाई दे रहा है वो ये बताने के लिए काफी कि कैसे बारिश अगर लगातार हो जाए तो कैसे तमाम इंतजाम जो है वो नाकाफी साबित होते हैं। वीआईपी इलाकों का ये हाल है तो फिर बाकी जगहों की स्थिति क्या होगी, आप इससे समझ सकते हैं। पूर्व मंत्री मोती सिंह के घर की स्थिति आप देखिए, अंदर तक पानी भरा हुआ दिखाई दे रहा है साफ तौर पर। बाढ़ जैसे हालात जगह जगह लखनऊ में देखने को मिल रहे हैं और एहतियातन स्कूलों की छुट्टी भी इस वक्त उसका भी ऐलान किया गया है। गोमती नगर, बालू अड्डा इलाके में भी पानी भर गया है। लखनऊ के कई ऐसे हिस्से हैं जहां ऐसी ही तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। लखनऊ की तस्वीर आप देख रहे हैं और ये पूर्व मंत्री मोती सिंह के आवास की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से घुटने तक पानी भर गया है और जब वीवीआईपी इलाकों का ये हाल है तो आप सामान्य क्षेत्रों की हालत को समझ सकते हैं। और ये हालत तब है जब स्मार्ट सिटी की बात की जाती है
स्मार्ट सिटी के नाम पर करोड़ों रुपए का खर्च किया जाता है, कागजों पर खर्च दिखाया जाता है, लेकिन कितनी स्मार्ट उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। आप देखिए कि वीवीआईपी इलाके हों, सामान्य इलाके हों, इस वक्त हर तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। और जो ड्रेनेज सिस्टम को सुधारने की बात कही जाती है, उसकी व्यवस्था पूरी तरीके से जलमग्न नजर आ रही है। यानी कि साल भर का विकास, लेकिन 2-4 महीने अगर तेज बारिश हो जाए, कुछ घंटों की बारिश हो जाए, तो हालात कुछ इस तरीके से नजर आते हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ और लखनऊ का सबसे पास इलाका गोमती नगर और उसके विराम खंड का ये स्कूल, नाम है मॉडर्न एकेडमी। मॉडर्न नाम है, लेकिन एक रात की बारिश से इसका जो बदरंग हालात है वो आपको दिखाऊंगा। जो क्लासेस हैं वो पूरी तरीके से जलमग्न हो चुके हैं। जो स्कूल की बसें हैं वो आधी तक डूब चुकी हैं, वैन डूब चुका है। हालांकि स्कूल बंद है, यहाँ पर पानी निकालने का काम भी पिछले 2 घंटे से चल रहा है। बावजूद इसके कमर तक डूबा हुआ मैं दर्शकों को ये दिखाना चाहता हूँ कि प्रदेश की राजधानी स्मार्ट सिटी लखनऊ, जहां करोड़ों अरबों रुपए खर्च कर दिए गए, ये स्मार्ट बना न बना, लेकिन हाल आपके सामने है। और क्लासेस में कैसे पानी भरे हुए हैं उसे भी दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। अपने कैमरामैन से कहूंगा कि ऊपर चलें और दिखाएं कि कैसे यहाँ पर सब चीज़ें डूबी हुई हैं। ये देखिए, ये प्ले स्कूल या बहुत ही छोटी क्लास का लगता है कि ये क्लास है और यहाँ पर सारा कुछ डूबा हुआ है और यहाँ के हालात बयां कर रहे हैं। निश्चित रूप से ये छोटा क्लास है, इस वजह से गाजर, माला, बाजा, छाता, मैथ, इंग्लिश, सब कॉन्सेप्ट ए फॉर एन ये सब बता रहे हैं और यहाँ के जो मेज़ बता रहे हैं। ये छोटा स्कूल, छोटा क्लास है, लेकिन क्लास की स्थिति आपको मैं दिखा रहा हूँ। बाहर निकल के चलूँगा बरामदे में और यहाँ के हालात आपको दिखाऊंगा कि कैसे स्कूल पूरी तरीके से जलमग्न है, भरा हुआ है। और ये हालात यहीं के नहीं बल्कि लखनऊ के तमाम ऐसे इलाके हैं जो पूरी तरीके से जलमग्न हो चुके हैं। कैमरामैन प्रेम के साथ वीरेश पांडे, लखनऊ। और लखनऊ में हो रही बारिश की वजह से गोमती नदी भी इस वक्त उफान पर है। गोमती नदी का जलस्तर बढ़ने के बाद प्रशासन हरकत में आ गया है। नदी का पानी शहर में एंट्री करे इससे पहले ही गोमती बैराज के 2 गेट खोले जा रहे हैं। तो लेकिन निचले इलाकों में पानी भरा हुआ है, जिसे पंप के जरिए निकालने की कोशिश चल रही है। तो गोमती बैराज के 2 गेट खोल दिए गए हैं। निचले इलाकों में भरे पानी को निकालने की कोशिश की जा रही है, लेकिन देखिए तस्वीरें किस तरीके से लखनऊ में बनी हुई हैं। और इस पर बात करने के लिए सीधे रुख कर लेते हैं वीरेश का। वीरेश, आप तस्वीरें थोड़ी देर पहले भी दिखा रहे थे और अभी भी उसी जगह पर खड़े हुए हैं, कमर तक पानी, और ये लखनऊ के वीवीआईपी इलाकों का हाल है। देखिए, ये पूर्व कैबिनेट मंत्री मोती सिंह के बगल के जो हालात हैं उसे दिखाना चाहता हूं। ये वीवीआईपी इलाका है। मोती सिंह मुझे अपना मैसेज दिखा रहे थे कि नगर विकास मंत्री ए.के. शर्मा से मैं रात से उनसे संपर्क स्थापित करने की कोशिश कर रहा हूं। ए.के. शर्मा उनके संपर्क में ही नहीं आ रहे हैं, उनसे बातचीत ही नहीं कर रहे हैं, मैसेज पे जवाब नहीं दे रहे हैं, फ़ोन नहीं उठा रहे हैं। अमृत अभिजात जो प्रमुख सचिव हैं उनसे उन्होंने बात की तो उन्होंने मैसेज का कोई कहा कि आप एमसी से बात करिए, यानी म्यूनिसिपल कमिश्नर से बात करिए, नगर आयुक्त से बात करिए, फ़ोन कोई उठा नहीं रहा है। ऐसे में हालात तो यही हैं, पंप लगाकर निकाले जा रहे हैं पानी और पानी निकालने की व्यवस्था कर रहे हैं। अकेले मुख्यमंत्री क्या कर सकते हैं? यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चाहते हैं कि जो पूरा शहर है वो स्मार्ट बने, गांव का विकास हो, लेकिन गांव और नगर का विकास तो तभी होगा कि सारे मंत्री, सारे अधिकारी और सारे कर्मचारी अलर्ट हो, फोन उठाएं। बिल्कुल वीरेश, इन तस्वीरों को समझा जा सकता है कि शहरों के स्मार्ट होना तो छोड़िए, अधिकारियों की हालत यह है कि इन्होंने शहरों को भी गांव जैसे हालात में धकेल दिया। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तस्वीरें दिखाने के लिए। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे।
इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।